नमस्कार, मार्क्सवादी पथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के सीकर से नवनिर्वाचित सीपीएम के सांसद कॉमरेड अमराराम। इनसे हम बात करेंगे जो इस चुनाव के नतीजे को कैसे देखते हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से नॉर्थ इंडिया के अंदर लेफ़्ट और वामपंथ की ताकत बढ़ी है उसको, और आसपास जो राजनीति उसके पास घट रही है उसको ये किस तरह से देखते हैं। तो अमराराम जी, आपका चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल यही, जो ये चुनाव जो हुए देश भर में जिस माहौल में हुए, इसके जो परिणाम नतीजे आए हैं और आप अपनी जीत को किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, सांप्रदायिक और कॉरपोरेट प्रस्त जो नीतियां थी, उससे देश का किसान, मजदूर, नौजवान, छोटा व्यापारी, महिला, दलित, आदिवासी सब त्रस्त थे। और जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल करने और किसान को मजदूर बनाने के और मजदूर को अपनी रोटी के लिए मोहताज, काम के और रोटी के लिए मोहताज बनाने के लिए तमाम काले कानून किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ, अग्निवीर जैसे काले कानून बनाए। और देश के किसान, मजदूर ने, नौजवान ने पहली बार मिलकर ऐतिहासिक 1 साल से ज़्यादा समय तक आंदोलन किया, जिसमें 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। लेकिन पहली बार 10 साल में इस आंदोलन ने नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए मजबूर किया और तमाम देश के किसानों से माफ़ी मांगकर काले कानून वापस लेने पड़े। लेकिन 9 दिसंबर 2021 को जो लिखित में एमएसपी और दूसरे वायदे किए थे, एक भी वायदे पे एक कदम आगे बढ़ने के बजाय उससे विपरीत काम करने का काम किया। हमारी पहलवान बेटियां जो पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल लेकर के कुश्ती में आई थी, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह से किसानों को तरह तरह के नवाजा गया, नक्सलाइटों से नवाजा गया, आतंकवादियों से नवाजा गया, किराए के टट्टू के नाम से, और आखिर में तो गृह राज्य मंत्री टेनी ने उसके आह्वान पे उसके बेटे ने 4 किसान और 1 पत्रकार को कुचलने का काम किया। तो इस जो आंदोलन था, मैं समझता हूँ पहली बार जो इस चुनाव का रिजल्ट आया, हर जो परिदृश्य दिख रहा है, राजस्थान जहाँ 25 में 25 थी, हरियाणा में 10 की 10 थी, यूपी में भी मैं समझता हूँ कि बहुत कम सीटें, 62 थी बीजेपी के पास, 62 बीजेपी थी, और सपा जो प्रमुख वहाँ धर्मनिरपेक्ष दल है वो 5 पे था, आज वो 37 पे है। सीकर जो राजस्थान 0 था वो 11 जीत पाया है, हरियाणा में 10 में से 5 जीत पाए हैं। इसी तरह से पंजाब, ये जो बेल्ट मैं समझता हूँ कि जो इस आंदोलन में मुखर होकर के जनता उसमें शामिल हुई थी, उसका राजनीतिक रूप से रिजल्ट हुआ। और इसका मतलब एमएसपी, अग्निवीर, मजदूरों के खिलाफ जो मजदूर संहिताएं बनाई गई है, उनके खिलाफ और इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निश्चित रूप से सड़कों पे भी आंदोलन बढ़ेगा। और उस आंदोलन का जो भारतीय जनता पार्टी की ग्रेविटी, राजनीतिक आधार जो हिंदी भाषी क्षेत्र में है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम देश की संसद में भी होगा। ये इसका रिजल्ट रहा है। और जहाँ तक राजस्थान में मैं समझता हूँ इस इंडिया गठबंधन का ये रिजल्ट है कि 25 में से 3 सीट एक सीपीएम को, एक आरएलपी को और एक भारत आदिवासी पार्टी को दी थी। लेकिन उन पार्टियों ने पूरे राजस्थान में बाकी जगह पर दिया और कांग्रेस पार्टी ने भी ठीक से संयोजन किया। उसका रिजल्ट हुआ कि तीनों जो समझौते में कांग्रेस ने छोड़ी थी तीनों दलों को, तीनों सीटें जीत गई, और कांग्रेस भी जो 0 थी वो 8 सीट जीत गई। तो मैं समझता हूँ नीचे के स्तर पे जो आंदोलन के वक्त था, उसी तरह से नीचे के स्तर पर भी एकजुटता स्थापित हुई, और जिससे भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। जो 3 लाख से 4 लाख से 5 लाख से जीते हुए थे, जो को गुरूर था जिनको कि हम किसी भी सूरत में नहीं हारेंगे, 3 लाख से जीते हैं तो 2 लाख कम हो जाएंगे तो फिर भी हम 1 लाख से जीत जाएंगे। लेकिन जनता ने तन से, मन से और धन से जो सीकर संसदीय क्षेत्र का है, मैं समझता हूँ बहुत ही मजबूत समर्थन दिया। जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 3 लाख के करीब वोटों से जीती थी, वो 73,000 के करीब वोटों से हारने का काम हुआ है। और बहुत ही मजबूत
इरादे इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम होगा। जैसे आपने कहा ना आंदोलन था उस इलाके में, उस आंदोलन का असर भी रहा, तो लेकिन आपके चुनावी नतीजे को अगर हम देखें आज के समय में, तो चुनाव परिणाम के दौरान एक तो सबसे कौन सा सवाल था जिसको आप लोगों ने चुनाव दौरान के दौरान प्रमुखता से उठाया और जिस पे आपको जनता का समर्थन मिला? दूसरा इसी में जुड़ा हुआ सवाल, जो इस चुनावी जीत में, क्योंकि आप पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और दातारामगढ़ से, वहाँ चुनावी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद आप लोगों ने अलायंस किया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस बना, तो इस जीत में आंदोलन का असर जितना था और क्या गठबंधन का असर ज़्यादा रहा? नहीं, असल तो आंदोलनों का ही रहा है, सवाल इस आंदोलन का ही नहीं है। चाहे वो जितने भी आंदोलन राजस्थान में, चाहे वो नहरी पानी के लिए रावड़ा गढ़साना का ऐतिहासिक आंदोलन हो जिसमें 7 किसानों की शहादत हुई है, चाहे 22 अप्रैल 87 का किसान छात्रावास जहाँ इसी सीकर में कम्युनिस्ट पार्टी को तहस नहस करने के लिए अकारण फायरिंग की गई थी, और जिस छात्रावास में हम रहते थे, कानून त्रिलोक सिंह जो स्टेट सेक्रेटरीट के मेंबर थे, उनको 1 साल तक जेल में रखा गया, लाखों लोगों को पीटा गया, हज़ारों लोगों को लाठियों से पीटा गया, नाखून उखाड़ लिए गए। कम्युनिस्ट पार्टी को समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से जो गोलियों से एक 14 साल का बच्चा 9th क्लास का शहीद हुआ था, उससे लेकर के रावड़ा गढ़साना का आंदोलन हो, बिजली की रेटें वापस कराने का आंदोलन हो, कर्जा माफ़ी का हो, काले कानून के खिलाफ हो, जो संघर्ष की परंपरा, हो सकता है हर 5 साल से वहाँ सरकार बदलती है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता के मुद्दों के लिए लड़ने वाली कोई ताकत है तो लाल झंडा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट भी आया और कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आई। विधानसभा चुनाव में वो समझते थे हिमाचल और कर्नाटक जीत गए तो अभी कांग्रेस की हवा चल रही है, इसलिए मुंह की खानी पड़ी। तो उसमें तेलंगाना वो ज़रूर जीत गए, लेकिन ये जो हिंदी भाषी के तीनों स्टेट थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ बहुत बुरी तरह उसको मात मिली और अब उनको अकल आई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस तानाशाही से सब मिलके ही मुकाबला कर सकते हैं, उसको परास्त कर सकते हैं। ये किसान और मजदूर आंदोलन ने भी बताया है और ये इस इंडिया गठबंधन के राजनीतिक अलायंस ने भी बताया है कि मिलकर के नीचे के स्तर तक इसको एकजुटता करके लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ सांप्रदायिक और कॉरपोरेट प्रस्थ राजनीति है उसको हराया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने हर हथकंडे, धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय सब मुद्दे अपनाए। लेकिन वो उत्तर प्रदेश जो कभी जातियों के नाम से पहचाना जाता था, जिसकी सबसे बड़ी शिकस्त मैं समझता हूँ, जहाँ 5 सपा के सांसद थे, आज वो 37 सांसद हैं और भी एकजुटता करने की आवश्यकता थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे संघर्ष के साथी भी और राजनीतिक साथी भी निश्चित रूप से शिक्षा लेंगे और हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करेंगे तो राजनीतिक समझ भी पैदा कर पाएंगे और इस ताकत को हरा पाएंगे। और जैसे आपने कहा ना, ये लोग भाजपा हर तरह के धार्मिक और सांप्रदायिक सवाल उठाती है। जब आप चुनाव प्रचार में थे, चुनाव के दौरान रहते हैं, तो आप लोगों ने इसको किस तरह से हैंडल किया या उसका सामना किस तरह से किया? उसे काउंटर में क्या मुद्दे ले गए जिस पे आप लोगों को समर्थन मिला? क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति के आधार पे 2014 और 19 का चुनाव उन्होंने जीता, उसमें सफलता पाई और इस चुनाव में भी लगातार वो करने की कोशिश कर ही रहे थे। नहीं, करने की कोशिश कर रही, लेकिन जनता ने उन मुद्दों को नहीं लिया। जनता ने बेरोजगारी, अग्निवीर, किसान की MSP, पीने के पानी की समस्या, उन सब समस्याएं जो जनता के मुद्दे थे उनको लेके आए और इसका आप रिजल्ट देख रही है। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल अयोध्या में राम मंदिर, राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा लेके गई थी, उस अयोध्या में हार गई। तो आखिर में जिस तरह के उलूल जुलूल भाषा का प्रयोग हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, मैं समझता हूँ आज तक भी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। भैंस खोल ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, मतलब जिस तरह की वाहियात बातें, और इसी तरह से आपका रिजर्वेशन ख़त्म करके मुसलमानों को दे देंगे, मतलब वही सांप्रदायिकता की राजनीति को ले जाने की कोशिश की। लेकिन लोगों ने पहली बार मैंने तो देखा इस चुनाव के दरमियान कि 14 और 19 भी मैंने लड़ा है और अभी 24 भी मैंने लड़ा है,
14 और 19 केवल चेहरे पे था। भारतीय जनता पार्टी कहती थी मोदी के सामने कौन चेहरा है, लेकिन पूरे इस संघर्ष ने तय रूप से ये चुनाव देश की जनता के मुद्दे जो है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर है, भारतीय जनता पार्टी के वायदे हैं, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। तो मुद्दों पे चुनाव हुआ है। निश्चित रूप से जो आशाएं थी, भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात करती थी, अकेली 370 पार करने की, वो 370 तो छोड़िए 270 भी प्राप्त नहीं कर पाई। तो निश्चित रूप से वो सत्ता से बाहर नहीं हुई, और सत्ता भी अभी ऐसे 2 बैसाखियों पे है जो बैसाखियाँ कब उसको लुढ़का देगी। ये हालत चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते आए हैं, तो निश्चित रूप से इससे मैं यही कह सकता हूँ इस चुनावी 2024 संसद के 18वें लोकसभा के चुनाव में कि जनता ने इन नीतियों के खिलाफ जो संघर्ष, न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के स्तर पर इन नीतियों के खिलाफ जो आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा, और जो रिप्रेजेंटेटिव संघर्ष के साथी चुन कर गए हैं वो संसद में भी उस संघर्ष को जोड़ पाएंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करके 2 कदम पीछे खिसकने के लिए मजबूर कर पाएंगे। इसमें एक चीज़, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत दिनों बाद वामपंथी और ख़ासतौर पे सीपीएम के एमपी चुन के आए हैं, तो इसको एक तो लेफ़्ट मूवमेंट के लिए किस तरह से देखा जाए और कितनी उम्मीद है। दूसरा, आपकी जीत से, क्योंकि पिछला राजस्थान का पूरा इलाका जैसे शेखावटी का है, वहाँ किसान आंदोलन का लंबा इतिहास है, जैसे अब गैरसैंण का आंदोलन बता रहे थे, या छात्रावास में जिस तरह से गोलियाँ चलाई गई सीपीएम को ख़त्म करने के लिए। तो ऐसे कोई ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में जिस तरह लड़ा गया, जो कि बाहर लोग उस तरह से नहीं जानते, उसकी चर्चा नहीं होती है, उसके बारे में कुछ बताएं। और ख़ासतौर पर इस आपकी जीत को और लेफ़्ट की जीत को, जब बिहार में भी वामपंथी 2 सांसद जीत के आए हैं और एक आप आए हैं, 3 सांसद उत्तर भारत से हिंदी भाषी राज्य से जीत के आना, इसको किस तरह से वाम मूवमेंट के लिए देश भर में देखा जाना चाहिए? मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई इन नीतियों के खिलाफ सशक्त रूप से कोई संघर्ष करने वाली ताकत है तो वो लेफ्ट है। बाकी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक में कोई नुकसान नहीं हो जाए उससे कतराती है सांप्रदायिकता से लड़ने में, और ये मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन है और ये रिजल्ट कम नहीं है। और जो संघर्ष हुआ उसमें लोगों ने देखा है ना कि हो सकता है वो सत्ता नहीं बना पाए, राज्य की सरकार नहीं बना पाए, लेकिन संघर्ष के मैदान में जिस ईमानदारी से वामपंथी पार्टी और उसके संगठन और नेता लड़ते हैं, उतना ईमानदारी से पूंजीवादी पार्टियां नहीं लड़ती। ठीक है, वो आप देखेंगे कि यही नेता जिनको इस संघर्ष का, इनकी जन विरोधी नीतियों का फ़ायदा मिला है, वो संघर्ष में कितने आए हैं, लेकिन अल्टरनेट वही थे, इंडिया गठबंधन में वही थे। निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष ही वो एक हथियार है वामपंथी विचारधारा को लोगों के बीच में ले जाने का। और बहुत मजबूत उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ वामपंथी, पंजाब बहुत गढ़ थे, लेकिन सांप्रदायिक और अलगाववादी राजनीति ने, जाति की राजनीति ने उन तमाम तबकों को छिन भिन किया था। मैं समझता हूँ अब मुद्दों पे संघर्ष है, और मुद्दों पे भाव की समस्या को लेकर के पूरे देश का किसान जो आज भी बहुमत मतदाता है उसका संघर्ष है, चाहे वो छोटा किसान, लघु और सीमांत काश्तकार है, चाहे मिडिल क्लास किसान है या बड़ा किसान है, वो सवाल सबके लिए सवाल है। ये संघर्ष बेरोज़गारी का सवाल है, महंगाई, बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल करने का और जनता को चूसने का है। बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन देश के गरीब और किसान का कर्जा माफ़ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ ये कॉरपोरेट मीडिया के सब प्रयास के बाद में भी जनता का मीडिया ने जो जनता की लड़ाई को लेके गए हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। आखिरी में वही जो एक चीज़ रहेगी, जो आपके आंदोलन का अनुभव क्या था, क्योंकि हमने पढ़ा और सुना भी है जिस तरह से आप पे जानलेवा हमले तक हुए हैं, तो कुछ उस इलाके के आंदोलन के बारे में आप साझा करना चाहें? हर तरह आंदोलन रहा हो, आंदोलन में हर तरह से कोशिश की है। जब मैंने पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद 85 में मैंने विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा, उससे पहले 78-79 में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उससे पहले छात्र संघ का मेरे पूर्ववर्ती साथी ने लड़ा, उस पर जानलेवा हमला हुआ। मतलब कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष पे जानलेवा योजनाबद्ध ढंग से वहाँ के पूंजीवादी पार्टी ने करवाया।
जब 85 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो 87 में 22 अप्रैल 87 को गोली कांड करवाया गया, एक 9th क्लास के बच्चे को शहीद किया गया। और वहाँ से घटनास्थल से मैं 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ था, लेकिन मेरे पे 307 का मुकदमा दर्ज किया गया, सबसे ऊपर नाम लिखा गया, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 200 पुलिस वालों को भेजा गया। तो हर तरफ से कोशिश की, फायरिंग भी की, लेकिन जनता में जो विश्वास था, मैं समझता हूँ हर हमले का मुकाबला जनता की एकता के माध्यम से किया, बल्कि हिंसा की बजाय एकता के बल पे किया। और मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की बहुत धुरंधर राजनीतिक नेता थे, उनका सफाया उस आंदोलन राजनीतिक माध्यम से किया। तो हर आंदोलन एक शिक्षा मिलती है, कार्यकर्ता और नेता पैदा करती है, और वही हमारी सबसे बड़ी ख्याति है। और इस चुनाव में भी उसी का सबसे बड़ा लाभ मिला है। मैं समझता हूँ क्रॉस द पार्टी लाइन भी हमें भी इतना विश्वास नहीं था जितनी एकजुटता नीचे के स्तर पे हुई है। 1 साल के इस आंदोलन ने हमारे आज तक के आंदोलनों का विश्वास, चाहे अक्रॉस द पार्टी लोग रहे हैं, बहुत से लोगों ने इतना बड़ा तन से, मन से और धन से सहयोग दिया है। क्योंकि हमें तो जितना पैसा जनता ने दिया उतना लगा दिया, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए पैसे का किस तरह से बोलबाला है। लोकसभा क्षेत्र जिसमें राजस्थान में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जितना पैसा जनता ने दिया और हमने लगाया है, उसका 5 से 10 गुना पैसा पूंजीवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा में लगाती है। तो निश्चितली उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन सबको दद बताते हुए जीत हासिल की। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी आम जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनके संघर्ष को सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम होगा। और वही एक रास्ता है जिससे इन नीतियों को लागू करने वालों को परास्त किया जा सकता है। आखिरी में बस एक सवाल, जो कि जैसे अमराराम जी को सब देश भर में और खास इलाके में जानते हैं, कोई भी आंदोलन शुरू करते हैं उसको ख़त्म करके जाए, 1 साल तक बॉर्डर पे बैठना हो खुले आसमान के नीचे, या फिर जयपुर में कई दिनों का लंबा पड़ाव हो, कई बार, एक बार नहीं, लगातार वो आंदोलन मतलब जीत के जाते रहें। तो जब संसद में अमराराम पहुंच रहे हैं तो उनसे देश की जनता और जो उनके आंदोलनों में शामिल रहती है, उनकी क्या उम्मीदें होनी चाहिए आपसे? नहीं, उम्मीदें वही हैं कि राजस्थान में विधायक रहते हुए और विधायक न रहते हुए भी राजस्थान की और देश की भी इस 1 साल जो ऐतिहासिक आंदोलन वो लड़ा है, तो आशा और यही है कि पूरे देश की आम आवाम, किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिला, शोषित पीड़ित की जो दमन हो रहा है, इस सरकार में जो शोषण हो रहा है, जो जन विरोधी नीतियां लागू की जा रही है, कानून लागू किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सड़क पर भी आंदोलन बढ़ेगा। और लेफ्ट जीत के गया है तो निश्चित रूप से संसद में भी वो संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ इसी आशा पे उन्होंने आशा की है, और मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ, न केवल राजस्थान बल्कि देश की संघर्षशील जनता को, कि जिस आशा के नज़र से आप हमारी जीत को, लेफ्ट को देखते हो, निश्चित रूप से उसमें हम सड़क से संसद तक खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपके संघर्ष में भी आपके बीच में रहेंगे और आपकी आवाज़ बन के देश की संसद में भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।